फाई के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको जो सेकंड इक्वेशन है इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, और इधर r साइन थीटा से r साइन थीटा कैंसिल, और ये बन जाएगा साइन फाई अपॉन कोस फाई, जो कि किसके बराबर होगा, टेन फाई। सो वी कैन राइट हेयर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये तीनों रिलेशन आ गए r के लिए, थीटा के लिए और फाई के लिए। अब यदि x y z की वैल्यूज हमें पता है तो हम इजीली r थीटा और फाई यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद यदि हम बात करें यूनिट वेक्टर्स की, मतलब r कैप, थीटा कैप और फाई कैप, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर्स। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स के लिए या तो हम मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा भी हम यूनिट वेक्टर्स के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर हम ज्योमेट्री यूज करके भी वो रिलेशन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री का यूज करके इजी पड़ेगा और सिंपली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो करना क्या है एक्चुअली कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, इन तीनों को लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। तो हम क्या करेंगे कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, उनके कंपोनेंट्स लिखेंगे एक्स कैप की डायरेक्शन में, वाई कैप की डायरेक्शन में और जेड कैप की डायरेक्शन में। तो उसके लिए देखिए यदि आर कैप की हम बात करें तो यहाँ पे है आर कैप इस डायरेक्शन में, इसके कंपोनेंट्स यदि हम चेक करें जेड डायरेक्शन में, तो आर कैप जेड डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि जो आर कैप है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो आर कैप इज इक्वल टू, यदि हम जेड डायरेक्शन की बात करें केवल, तो क्या आएगा, कोस थीटा जेड कैप। ऐसे ही फिर एक्स कैप में यदि हम चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन में, वो कितना आएगा, साइन थीटा। आर नहीं आएगा, आर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन आया दैट इज साइन थीटा। अब ये जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस फाई। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई इंटू एक्स कैप प्लस, तो ये तो एक्स कैप डायरेक्शन में हो गया। ऐसे ही यदि हम वाई कैप डायरेक्शन में चेक करें तो इधर कोस फाई है तो इधर क्या आ जाएगा, साइन फाई। तो साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू वाई कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन थीटा साइन फाई इंटू वाई कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या आया था, कोस थीटा जेड कैप। तो देखिए जो यूनिट वेक्टर था आर कैप, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप की टर्म्स में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कोस थीटा जेड कैप। ऐसे ही अब यदि हम लेके चले या लिखना चाहें थीटा कैप, तो थीटा कैप की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एंगल्स हैं आर कैप, आर जो है जेड कैप के साथ एंगल बना रहा है थीटा, और जो थीटा कैप है वो आर कैप के साथ एंगल बना रहा है 90। तो जेड के साथ जो टोटल एंगल बनेगा वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे हम यदि 90 प्लस थीटा यूज करें तो जो आर कैप है वो हमारा चेंज हो जाएगा थीटा कैप की डायरेक्शन में। तो थीटा कैप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो थीटा कैप है वो आर कैप के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये आर कैप जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो इस इक्वेशन में यदि हम थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट कर दें तो थीटा कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 90 प्लस थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन 90 प्लस थीटा
और ये साइन फाई वाई कैप और ये हो जाएगा कोस 90 प्लस थीटा इंटू जेड कैप। तो साइन 90 प्लस थीटा तो कोस थीटा होगा, ये कोस फाई एक्स कैप, ये भी क्या हो जाएगा कोस थीटा और साथ में क्या आएगा साइन फाई वाई कैप और कोस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा और जेड कैप। तो थीटा कैप इज इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा कोस फाई एक्स कैप कोस थीटा साइन फाई वाई कैप माइनस साइन थीटा जेड कैप। अब इसके बाद यदि फाई कैप लिखना है तो फाई कैप कहाँ पे है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो फाई कैप के कंपोनेंट हम ले लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो अब देखिए जो फाई कैप है वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये जो है ये प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में है और जो फाई कैप है उसके साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो यदि हम इसको वाई एक्सिस के साथ ड्रॉ करें फाई कैप को तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यदि वाई कैप इस डायरेक्शन में है तो ये जो एंगल होगा वो होगा हमारा फाई एंगल। ठीक है, तो फाई कैप के जो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएगा कोस फाई और अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब इधर की तरफ आएगा। इसको मैं अलग से यदि दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा वाई कैप और जो फाई कैप जा रहा है वो कुछ ऐसे, यहाँ पे जो एंगल है वो फाई है। तो इधर आ जाएगा कोस फाई और अलोंग द एक्स एक्सिस चला जाएगा साइन फाई, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई एक्स कैप और प्लस में आ जाएगा कोस फाई वाई कैप प्लस। अब देखिए जो फाई कैप है वो हमारा केवल एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू जेड कैप। तो ये हो गया आर कैप थीटा कैप और फाई कैप। इसको चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि एक्स वाई और जेड से आर थीटा फाई में इजीली और आर थीटा फाई से जेड फाई में इजीली कन्वर्ट कर सके। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे आर कैप थीटा कैप और फाई कैप आ जाएगा इस साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई यहाँ पे कोस थीटा, इधर कोस थीटा कोस फाई, ये कोस थीटा साइन फाई और ये माइनस साइन थीटा। ऐसे ही ये क्या है माइनस साइन फाई, ये कोस फाई और ये जेड और थर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। ये हो गया। और यदि इसको हम लिखना चाहें अपोजिट करके मतलब एक्स कैप वाई कैप जेड कैप को लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, तो ये जो मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे केवल सिंपल। तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आ जाएगा इज इक्वल टू, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा। ऐसे ही जो सेकंड है कोस थीटा कोस फाई, ये हो जाएगा कोस थीटा साइन फाई और ये माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा माइनस साइन फाई कोस फाई और जीरो और यहाँ पे आ जाएगा आर कैप थीटा कैप और फाई कैप। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आर कैप थीटा कैप फाई कैप का एक्स कैप वाई कैप और
जेड कैप में। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे वो है रो, फाई और जेड। तो रो किस तरीके से मेजर होगा, फाई और जेड। तो यहाँ पे यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो और कोई पॉइंट P है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई एंड जेड, तो जो रो मेजर होगा वो जेड एक्सिस से मेजर होगा, ये इस डायरेक्शन में। जो फाई है इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, वो जो एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस वो फाई, और जो जेड है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जेड रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रो है वो जेड एक्सिस से मेजर किया जाएगा इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे यही डिफरेंस है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स था उसमें जो आर कोऑर्डिनेट था वो हम ओरिजिन से मेजर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो रो कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उससे मेजर करेंगे। बाकी जो फाई है एजिमुथल एंगल, मतलब एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो सेम है, और जो जेड है कोऑर्डिनेट है वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जेड एक्सिस था उसी के सिमिलर है। अब यहाँ पे यदि लिमिट्स की बात करें रो के लिए, तो रो देखिए कहाँ से मेजर हो रहा है, जेड एक्सिस से, मतलब 0 से, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये जो है 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जो फाई एंगल है, फाई एंगल वापस से कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में, और एक्स एक्सिस से मेज़र कर रहे हैं, तो ये पूरा एक सर्कल यहाँ पे इस तरीके से घूम सकता है। तो फाई की जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से 2 पाई रहेगा। और जो जेड है, अब देखिए जेड जो है ओरिजिन से इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ किधर भी पूरा मेजर कर सकते हैं, तो ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी रहेगा। तो ये लिमिट्स हो जाएंगी। अब इसके बाद यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है रो, इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या आएगा, रो कोस फाई, तो x इज इक्वल टू हो गया रो कोस फाई। y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू रो साइन फाई होगा, और जो z है वो z इज इक्वल टू z ही रहेगा। इसके बाद यदि लेंथ एलिमेंट यहाँ पे अब हम लिखना चाहें, लेंथ एलिमेंट, तो लेंथ एलिमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा, रो इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं तो रो कैप की डायरेक्शन यही रहेगी। तो यहाँ पे जो चेंज होगा डी रो इस डायरेक्शन में होगा, तो डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रो रो कैप प्लस फाई किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इधर हम इसको मेजर कर रहे हैं तो फाई कैप की डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं एंगल डी फाई, तो यहाँ पे जो चेंज है ये कितना होगा, ये रो है ये डी फाई है, तो ये हो जाएगा रो डी फाई। तो फाई कैप की डायरेक्शन में जो चेंज आया वो कितना होगा, रो डी फाई फाई कैप प्लस, ऐसे ही अलोंग द जेड एक्सिस, जेड कैप इधर होगा तो इधर कोई चेंज करना है डी जेड, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये हो जाएगा डी जेड जेड कैप। तो ये लेंथ एलिमेंट हो गया। इसके बाद यदि सरफेस एलिमेंट लिखना चाहते हैं, सरफेस एलिमेंट्स, तो सरफेस एलिमेंट्स में वापस 3 सरफेस यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज जिसके लिए रो कांस्टेंट होगा, सेकंड इज जिसके लिए फाई कांस्टेंट है, एंड थर्ड इज जिसके लिए जेड कांस्टेंट है। तो फर्स्ट जहाँ पे रो कांस्टेंट है, सरफेस एट विच रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो कांस्टेंट है तो डी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए अब ये टर्म तो 0 हो गई, तो जो सरफेस एलिमेंट है डी एस रो इज इक्वल टू वो क्या होगा, ये क्रॉस ये, तो ये हो जाएगा रो डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड
जेड कैप। तो ये हो जाएगा रो डी फाई डी जेड और ये आ जाएगा फाई कैप क्रॉस जेड कैप। अब फाई कैप क्रॉस जेड कैप किसके बराबर होगा? रो कैप के बराबर। वैसे ही साइक्लिक परम्यूटेशन ऑर्डर में तो ये हो जाएगा डी एस रो इज इक्वल टू रो डी फाई डी जेड और ये हो जाएगा रो कैप। तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ही जो सेकंड सरफेस होगी, सरफेस एट विच सेकंड फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फाई कॉन्स्टेंट है तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इस बार ये टर्म 0 होगा। तो जो सरफेस एलिमेंट आएगा डी एस फाई वो किसके बराबर होगा? ये मल्टीप्लाई ये क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये होगा डी जेड जेड कैप क्रॉस डी रो रो कैप। तो इसको क्या लिख देंगे? डी रो डी जेड एंड जेड कैप क्रॉस रो कैप। और जेड कैप क्रॉस रो कैप किसके बराबर हो जाएगा? डी रो डी जेड फाई कैप के बराबर आएगा। ये होगा डी एस फाई इज इक्वल टू डी रो डी जेड फाई कैप। इसके बाद यदि थर्ड सरफेस एलिमेंट लिखना चाहें तो उसमें क्या होगा? जेड कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड सरफेस एट विच जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ? ये टर्म 0 हो गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा? ये और ये। तो यहाँ से आ जाएगा डी एस जेड इज इक्वल टू डी रो इंटू रो कैप क्रॉस रो डी फाई इंटू फाई कैप होगा। तो ये हो जाएगा डी रो रो डी फाई एंड रो कैप क्रॉस फाई कैप या फिर रो डी फाई एंड रो कैप क्रॉस फाई कैप किसके बराबर होगा? जेड कैप के। तो ये हो गया डी एस जेड। तो ये आ गए सरफेस एलिमेंट डी एस रो जहाँ पे रो कांस्टेंट है, डी एस फाई जिसके लिए फाई कांस्टेंट है और डी एस जेड जिसके लिए जेड कांस्टेंट है। इसके बाद यदि वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे लिखें तो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे आएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो वो हो जाएगा डी रो रो कैप डॉट रो डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। तो ये हो जाएगा रो डी फाई डी जेड रो कैप डॉट फाई कैप क्रॉस जेड कैप। और फाई कैप क्रॉस जेड कैप किसके बराबर होगा? रो कैप के। और रो कैप डॉट रो कैप इज इक्वल टू 1। सो डी वी इज इक्वल टू आ जाएगा रो डी फाई डी जेड। ये आ गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। इसके बाद रो डी फाई। सो रो फाई और जेड को यदि हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जेड लिखना चाहें तो फिर उसके लिए किस तरीके से लिखेंगे तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने लिखा था x इज इक्वल टू क्या था? रो कोस फाई था, y इज इक्वल टू रो साइन फाई था और z इज इक्वल टू जेड था। तो रो के लिए इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होगा। अब ये क्या हो गया? 1। तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रो इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो रो आ गया। इसके बाद फाई के लिए इसको इससे डिवाइड कर दें तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन फाई अपॉन कोस फाई मतलब टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन
एक्स। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये फाई आ गया और जेड तो है ही जेड के बराबर। तो यदि एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें पता हो तो रो और फाई हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद रो कैप, फाई कैप और जेड कैप को इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप लिखना चाहें तो उसके लिए वापस से क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रो कैप है वो इस डायरेक्शन में है, जो फाई कैप है वो इस डायरेक्शन में है और जो जेड कैप है वो अपर डायरेक्शन में है। तो यदि रो कैप को हम लिखना चाहें कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जेड कैप डायरेक्शन में तो क्या क्या आएंगे, तो कंपोनेंट्स जो है तो इसका जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे वो कितना होगा 1 और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे फाई। तो एक्स कैप की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो रो कैप इज इक्वल टू क्या होगा कोस फाई एक्स कैप। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में और फिर उसको कंपोनेंट्स एक्स कैप डायरेक्शन में और साथ में वाई कैप डायरेक्शन में। एक्स कैप में क्या आ गया कोस फाई और वाई कैप में क्या आ जाएगा साइन फाई। तो रो कैप इज इक्वल टू कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप। और जेड कैप डायरेक्शन में नहीं आएगा इसका प्रोजेक्शन रो कैप। इसके बाद फाई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, और देखिए फाई कैप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो ये है यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वाई कैप के साथ वो कितना हो जाएगा फाई। तो वाई कैप डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आ जाएगा कोस फाई और एक्स कैप डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा साइन फाई, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई कैप इज इक्वल टू माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कोस फाई वाई कैप और जेड कैप इज इक्वल टू होगा जेड कैप। तो ये हो गया रो कैप, फाई कैप और जेड कैप जो यूनिट वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप। इसको यदि अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ये भी आ जाएगा इस तरीके से, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है कोस फाई साइन फाई और जेड के साथ 0, सेकंड में माइनस साइन फाई कोस फाई यहाँ पे 0 और ये 0 0 1 होगा और साथ में ये आ जाएगा एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। और यदि एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप के लिए लिखना चाहें तो ये आ जाएगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस फाई साइन फाई 0 माइनस साइन फाई कोस फाई 0 और 0 0 1 और इधर आ जाएगा रो कैप, फाई कैप और ये जेड कैप। तो इस तरीके से हम एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप को सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इसके साथ हो जाएगी कोस फाई रो कैप माइनस साइन फाई फाई कैप और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ताकि इन सभी सिस्टम्स को जनरलाइज वे में आप डिफाइन कर सकें और आगे जो डेल ऑपरेटर लिखे जाएंगे उसको भी आप जनरलाइज्ड वे में लिख पाएँ। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होगा कि वहाँ पे जो एक्सेस हैं वो स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व्ड की फॉर्म में होंगे। तो 3 एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज U1 एक इस डायरेक्शन में, U2
और एक इस डायरेक्शन में u3, और यहाँ पे ये जो है ओरिजिन है। यहाँ पे भी 3 प्लेन होंगे हमारे u1 और u2 के लिए, तो ये हो जाएगा u1 u2 प्लेन। ऐसे ही u2 और u3 के लिए u2 u3 प्लेन, और इधर हो जाएगा u1 एंड u3 प्लेन। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो किस तरीके से लेंगे, तो ये जो ओरिजिन है यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और एक इधर, तो ये यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे u1 के लिए e1 कैप, u2 के लिए e2 कैप, और u3 के लिए e3 कैप। अब यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा r, वो किसका फंक्शन होगा, u1 u2 u3 का। किस तरीके से, देखिए जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो वहाँ पे क्या था, x y और z थे, तो जो पोजीशन वेक्टर था वो फंक्शन था x y और z का। स्फेरिकल की बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या थे, r थीटा और फाई, तो पोजीशन वेक्टर उन्हीं का फंक्शन था। यहाँ पे क्या लिए हमने, u1 u2 और u3, तो जो पोजीशन वेक्टर होगा r वो फंक्शन होगा u1 u2 और u3 का। तो और चेंज इन पोजीशन वेक्टर dr, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो dr इज इक्वल टू लिखा जाएगा डेल r अपॉन डेल u1 डी u1 प्लस डेल r अपॉन डेल u2 डी u2 प्लस डेल r अपॉन डेल u3 एंड डी u3। इस तरीके से लिखेंगे। चाहे तो इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से समेसन आई डेल आर अपॉन डेल यू आई एंड डी यू आई। सो दिस इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और वी कैन से दिस इज आवर लेंथ एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है डेल आर अपॉन डेल u1, इसको बोला जाता है बेस वेक्टर hi, डेल आर अपॉन डेल ui, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा hi डेल आर अपॉन डेल ui, उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको बोला जाता है स्केल फैक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच आई इज इक्वल टू मोड ऑफ डेल आर अपॉन डेल यू आई। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, तो एच आई जो बेस वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ डेल आर अपॉन डेल यू आई इनटू यूनिट वेक्टर ई आई कैप। इसको क्या लिखा है, एच आई स्केल फैक्टर लिखा है, तो एच आई इंटू ई आई लिखा जा सकता है। तो जो पोजीशन वेक्टर है, जो लेंथ एलिमेंट है डी आर, वो क्या हो जाएगा समेसन आई, और ये हो जाएगा एच आई ई आई कैप डी यू आई। या फिर चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, तो डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच वन ई वन कैप डी यू वन प्लस, चलो इसको लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू एच वन ई वन कैप डी यू वन प्लस, इसको इधर लिखते हैं एच वन ई वन कैप डी यू वन प्लस एच टू ई टू कैप डी यू टू प्लस और डी यू थ्री। तो ये आ गया लेंथ एलिमेंट। इसके बाद यदि सरफेस एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करना चाहें तो 3 सरफेस हैं, u1 u3 प्लेन, u2 u3 प्लेन एंड u1 u2 प्लेन। यहाँ पे क्या होगा, u2 कांस्टेंट होगा, यहाँ पे u1 कांस्टेंट होगा और यहाँ पे u3 कांस्टेंट होगा। तो उसी तरीके से इसको हम लिखेंगे
तो सबसे पहला क्या आएगा, सरफेस एट विच क्या u1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u1 कॉन्स्टेंट है तो du1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए लेंथ एलिमेंट में ये टर्म 0 हो गई, तो सरफेस एलिमेंट डिफाइन करने के लिए ds u1 डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा EH2 E2 कैप du2 क्रॉस H3 E3 कैप और du3 आ जाएगा। तो ये होगा H2 H3 du2 du3 और E2 कैप क्रॉस E3 कैप। तो यहाँ पे भी जो E1 कैप और E2 कैप और E3 कैप है वो साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, वैसे ही तो E2 कैप क्रॉस E3 कैप क्या हो जाएगा, E1 कैप के बराबर होगा। तो H2 H3 du2 du3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, E1 कैप के बराबर होगा। सो दिस इज ds u1 ये। तो ये आ गया फर्स्ट सरफेस एलिमेंट। ऐसे ही जो सेकंड सरफेस है उस पर क्या होगा, u2 कांस्टेंट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एट विच u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब u2 कांस्टेंट है तो du2 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई, तो जो सरफेस एलिमेंट लिखा जाएगा उसमें ये क्रॉस ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा dsU2 इज इक्वल टू ये आएगा H3 E3 कैप du3 क्रॉस H1 E1 कैप और du1। तो ये हो जाएगा H1 H3 du1 du3 और ये E3 कैप क्रॉस E1 कैप। अब E3 कैप क्रॉस E1 कैप किसके बराबर होगा, E2 कैप के बराबर होगा। तो जो सरफेस एलिमेंट है dsU2 वो किसके बराबर आ जाएगा, H1 H3 H1 H3 du1 du3 और ये हो जाएगा E2 कैप। ये आ गया सेकंड सरफेस एलिमेंट। इसके बाद जो थर्ड सरफेस होगा उस पे क्या आएगा, सरफेस एट विच u3 इज इक्वल टू कांस्टेंट और वी कैन राइट du3 इज इक्वल टू 0। तो सरफेस एलिमेंट dsU3 लिखने के लिए क्या करेंगे, इस बार du3 0 है तो ये 0 हो गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा H1 H2 du1 d2 और साथ में क्या आएगा E1 कैप क्रॉस E2 कैप। और E1 कैप क्रॉस E2 कैप किसके बराबर होगा, E3 कैप के। तो dsU3 क्या आ जाएगा, कंप्लीट H1 H2 du1 du2 इंटू E3 कैप। तो ये आ गया थर्ड सरफेस एलिमेंट। तो फर्स्ट इज जहाँ पे U1 कांस्टेंट है, सेकंड U2 कांस्टेंट है और थर्ड क्या था dsU3 जहाँ पे U3 कांस्टेंट है। इसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लेंथ एलिमेंट्स हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से dv इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इज H1 E1 कैप du1 डॉट H2 E2 कैप du2 क्रॉस H3 E3 कैप du3। तो ये हो जाएगा H1 H2 H3 du1 du2 du3 और E1 डॉट E2 क्रॉस E3 E1 कैप डॉट
E2 कैप क्रॉस E3 कैप होगा। अब E2 कैप क्रॉस E3 कैप इज इक्वल टू क्या होगा, E1 कैप, और E1 कैप ये DU1 DU2 एंड DU3 होगा। तो ये हो जाएगा E1 कैप डॉट E1 कैप। तो E2 क्रॉस E3 कैप क्या होगा, E1 कैप के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा E1 डॉट E1 कैप, और E1 डॉट E1 कैप इज इक्वल टू 1। तो जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो आ जाएगा H1 H2 H3 DU1 DU2 एंड DU3। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए हमारे कार्टेशियन, पोलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको यदि हम एक टेबल फॉर्म में लिखना चाहें इन जनरल वे, तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो टेबल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे कि जो लेंथ एलिमेंट्स हैं उसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जो लेंथ एलिमेंट था dr, वो क्या था, H1 E1 कैप DU1 प्लस H2 E2 कैप DU2 प्लस H3 E3 कैप एंड DU3 था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था, dl इज इक्वल टू dx x कैप dy y कैप प्लस dz z कैप था। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहाँ पे क्या था, dr r कैप r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा डी फाई कैप था। ऐसे ही यदि सिलेंड्रिकल की बात करें तो वहाँ पे dl इज इक्वल टू क्या था, d रो कैप प्लस रो डी फाई कैप प्लस dz जेड कैप। तो ये हमारे लेंथ एलिमेंट्स थे। तो इसको यदि हम एक टेबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या यूज किए थे, U1 U2 एंड U3, और जो स्केल फैक्टर था उनकी वैल्यू क्या थी, H1 H2 और H3। यूनिट वेक्टर्स क्या थे, E1 कैप E2 कैप एंड E3 कैप। अब इसको यदि हम सबसे पहले कंपेयर करें कि इसके साथ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ, तो कार्टेशियन में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, x y और z। स्केल फैक्टर लिखने के लिए इसको यदि हम इससे कंपेयर करें तो देखिए ये तो यूनिट वेक्टर्स हो गए, ये d1 की जगह dx आ गया। स्केल फैक्टर क्या है यहाँ पे, h1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 आ गया। तो h1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही h2 इज इक्वल टू भी 1 और h3 इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। कार्टेशियन के बाद स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, r थीटा और फाई, और स्केल फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, h1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r, और h3 इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करें तो ये आ जाएगा r साइन थीटा। तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। इसके बाद सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल में जो कोऑर्डिनेट्स थे रो फाई और जेड। स्केल फैक्टर्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू रो और h3 इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर्स यहाँ पे क्या होंगे, x कैप y कैप z कैप r कैप थीटा कैप फाई कैप, और सिलेंड्रिकल में रो कैप हो जाएगा, फाई कैप हो जाएगा और z कैप हो जाएगा। तो यदि हमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स याद हैं, मतलब ये
याद है और साथ में ये टेबल याद है, तो हम बाकी के जो लेंथ एलिमेंट्स हैं उनको इजीली लिख सकते हैं। क्या करेंगे केवल कि इनकी जगह चेंज करते चले जाएंगे। जैसे u1 की जगह x आ जाएगा, u2 की जगह y आ जाएगा, u3 की जगह z आ जाएगा। किसके लिए? कार्टेजन के लिए। और h1 h2 h3 की जगह क्या रख देंगे हम? 1 1 1 रख देंगे, तो लेंथ एलिमेंट आ जाएगा कार्टेजन कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही स्फेरिकल के लिए और ऐसे ही सिलेंड्रिकल के लिए हम लिख सकते हैं। और एक बार यदि लेंथ एलिमेंट आपने लिख लिया तो उसकी हेल्प से आप सरफेस एलिमेंट, जो लेंथ एलिमेंट्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, और उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकते हैं इजीली। तो ये हो गए हमारे कार्टेजन कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद जो डेल ऑपरेटर है, यदि हम डेल ऑपरेटर की बात करें तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, या फिर कहें कि जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल है उसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट में सिस्टम में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट क्या होगा? डेल टी। टी जहाँ पे क्या है? स्केलर है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं इन कॉमन वे, E1 अपॉन H1 डेल टी अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल टी अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल टी अपॉन डेल U3। ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। सो लेट कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 E1 कैप A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन H1 H2 H3 इंटू डेल बाई डेल U1 H2 H3 A1 प्लस डेल बाई डेल U2 H1 H3 A2 आ जाएगा, और प्लस डेल बाई डेल U3 H1 H2 A3 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड इज कर्ल। तो कर्ल को कैसे डिफाइन करेंगे? डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन H1 H2 H3। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में यदि लिखें तो ये होगा H1 E1 कैप H2 E2 कैप H3 E3 कैप। ये हो जाएगा डेल बाई डेल U1 डेल बाई डेल U2 डेल बाई डेल U3, और यहाँ पे आ जाएगा H1 A1 H2 A2 और ये H3 A3 होगा। ये हो जाएगी कर्ल फॉर्म। इसके बाद यदि लाप्लासियन ऑपरेटर लिखें तो मतलब डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर टी इज इक्वल टू वो होगा 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल बाई डेल U1 H2 H3 अपॉन H1 डेल टी अपॉन डेल U1। फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर प्लस डेल बाई डेल U2 H1 H3 अपॉन H2 डेल टी अपॉन डेल U2 प्लस थर्ड टर्म इज डेल बाई डेल U3 H1 H2 अपॉन H3 डेल टी अपॉन डेल U3। ये आ जाएगा लाप्लासियन ऑपरेटर। तो जो टेबल हमने पीछे लिखी थी उसका यूज़ करके हम जो डेल ऑपरेटर है वो उसको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन ऑपरेटर मतलब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख सकते हैं। वहाँ से H1 H2 H3 की वैल्यू और जो कोऑर्डिनेट्स हैं U1 U2 U3 की जगह उनको पुट करके हम सिंपली लिख पाएंगे उसको। जैसे यदि हम बात करें ग्रेडियंट की और इसको हम लिखना चाहते हैं कार्टेजन
कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था कि E1 कैप इज इक्वल टू एक्स कैप, E2 कैप इज इक्वल टू वाई कैप और E3 कैप इज इक्वल टू क्या होगा, जेड कैप होगा। और H1 इज इक्वल टू 1 था, H2 इज इक्वल टू भी 1 था और H3 इज इक्वल टू भी 1 था। तो यहाँ से जो डेल T है वो क्या बन जाएगा, डेल T इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल T अपॉन डेल X। E1 कैप की जगह X कैप आ जाएगा और H1 की जगह 1। तो ये हो जाएगा X कैप डेल T अपॉन डेल Y, Y कैप प्लस डेल T अपॉन जेड कैप, डेल T अपॉन डेल Z इंटू जेड कैप। तो ये हो गया ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इजीली डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन ऑपरेटर और ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज होमवर्क फॉर यू कि आप जो है इसको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, मतलब स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल में सभी फॉर्म लिखेंगे।